नमस्कार बच्चों, मैं कुंजन अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 रामश्री जो कविता है वो रामश्री कविता जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, उसका मैं आपको भाग 2 अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझाऊंगी। बच्चों, इस कविता का जो भाग 1 है पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको इसका भाग 1 देखना है तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका भाग 2 समझते हैं और इन कवि जी का जीवन परिचय भी मैं भाग 1 में दे चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, आगे की हम व्याख्या समझते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रही डाक पीपल के दल, वो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबीरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़े, आलू गोभी बैंगन। बच्चों, मैं आपको उनकी व्याख्या समझने से पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं मैं उनका आपको अर्थ बता देती हूँ। आप नोट भी कर सकते हो। रजत अर्थात चांदी, स्वर्ण सोना, मंजरियां जो पुष्प होते हैं तो उसमें जो बीज निकलते हैं, आपने तुलसी का पौधा देखा हो तो उसमें पीले पीले रंग की चमकदार जो बीज से निकलते हैं तो वो मंजरियां इस टाइप से तो मंजरी कहते हैं। आम तरु पेड़, आम का पेड़, और पीपल के दल पीपल के पत्ते, मतवाली मस्त हो जाना, महके चारों ओर खुशबू बह जाना, मुकुलित होना यानी कि विकसित होना, आड़ू फल है एक प्रकार का, नींबू दाड़िम अनार, और आलू गोभी बैंगन मूली, तो आप समझते हो सारी सब्जियां हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आपके व्याख्या समझाती हूँ। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, ये पंक्तियां हैं उसमें कवि फलदार जो वृक्ष हैं तो उनमें लगे जो फल हैं तो उन फलदार वृक्षों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनकी प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। पहले जो हमने पंक्तियां पढ़ी थी, जो पद पढ़े थे, उसमें कवि ने जो फसल संस्कृति है उसके बारे में, वहाँ की शोभा का वर्णन किया था, फसल संस्कृति के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया था। फिर उन्होंने जो पेड़ों में जो मटर की फलियां हैं उनका वर्णन किया था। अब आगे कवि जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने जो पेड़ हैं इन पे जो फल लगने को तैयार हो गए हैं, फल निकलने से पहले पेड़ों में जो फूल आते हैं उनकी भी सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है। तो यहाँ कवि जो पेड़ों की सुंदरता का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, कि अब जो आम का जो पेड़ है, जो डाली है, उसमें आम की पेड़ बोरों से लद गई हैं और इसमें सोने और चांदी जैसी मंजरियां उपज आई हैं। तो यहाँ उन्होंने मंजरियों को किस उपमा दी है? सोने और चांदी से। तो वो ऐसी प्रतीत हो रही है, सोने चांदी जैसी मंजरियां उसमें निकल आई हैं। झरे रहे डाक पीपल के पत्ते। अब यहाँ कवि ने ये जो फसलें हैं, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है तो यहाँ बसंत ऋतु में जो प्रकृति में सुंदरता होती है उसका वर्णन किया है कवि ने। तो जब बसंत ऋतु आती है तो जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, उसके स्थान पर नए पत्ते आते हैं। जब पुरानी चीज कोई हटेगी तभी नई चीज आएगी। तो यहाँ कवि ने बसंती मौसम में तो जो झड़ रहे डाक पीपल के दल, तो जो डाक है वो जो पीपल के पेड़ हैं उनके जो पुराने पत्ते हैं वो सारे झड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, वो उठी वाली मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी जूली। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो आम्र के जो पेड़ हैं
उसमें जो बौरें आ गई हैं और उसमें जो स्वर्ण और रजत के समान जो मंजरियां आ गई है, उनको देखकर जो कोयल है वो कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और इस बसंती मौसम में जो कटहल है वो भी कटहल के जो पेड़ है उसमें फल आने के कारण वह भी महक उठे हैं। मुकुलित जामुन, और जामुन के पेड़ों पर भी जो जामुन के गुच्छे हैं वो निकलने लगे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जिस प्रकार बगीचों के जो बगीचे में वृक्ष हैं उसमें फल आ गए हैं, उसी प्रकार जंगल में भी झरबेरी के पेड़ों पर जो झरबेरी के गुच्छे हैं वो झूल रहे हैं, यानी कि फल कर लटक रहे हैं। गुच्छे झरबेरी के गुच्छे हैं वो भी जंगल में फलने फूलने लगे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, और इसी प्रकार जो आड़ू है वो भी, आड़ू की जो फल है वो भी पककर तैयार हो गए हैं, और जो नींबू है वो भी तैयार हो गए हैं। अनार की जो पेड़ है, दाड़िम अनार, तो जो अनार के पेड़ों में भी फल से क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उन पर फल आने से पहले फूल आते हैं, उनके बाद फल आता है। तो जो अनार के पेड़ों में फल के जो पहले जो फूल होते हैं वो भी फूल लग गए हैं अनार के पेड़ों पर। और इन्हीं सब की तरह आलू गोभी बैंगन मूली, और इन फलों की तरह ही आलू है, गोभी है, और जो बैंगन है और मूली है, ये जो सब्जियां हैं वो भी अपनी विकास को प्राप्त हो गई हैं। अर्थात आलू गोभी बैंगन मूली की भी जो फल है पककर सब्जियां तैयार हो गई हैं। अर्थात चारों ओर बासंती मौसम छाया हुआ है, और जो पेड़ों पर फल हैं फूल हैं वो पककर तैयार हो गए हैं। यहाँ कवि ने बासंती मौसम का बड़े ही सुंदर चित्रण किया है। आगे की पंक्तियों में पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अबली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब यहाँ इन पंक्तियों में भी कवि ने सब्जियां हैं वो तैयार हो गई हैं पककर, तो उसका भी बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि जो पीले जो अमरूद हैं तो वो भी पककर अब उसमें लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। बच्चों, आपने कभी पके हुए अमरूद देखे हैं? उसमें लाल लाल चित्तियां धब्बे से दिखाई देती हैं। तो यहाँ कवि ने बताया है कि जो अमरूद हैं वो भी पक गए हैं और उनमें लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। तो जो पके हुए जो अमरूद हैं देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। पक गए सुनहले मधुर बेर, इसी प्रकार जो बेर है, मीठे जो बेर है, मधुर मीठा, वो भी बेर है पककर तैयार हो गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, और अवली यानी कि आंवला का जो छोटा पौधा है तो वो भी, उससे भी तरु की पेड़ों की जो डाल है वो भी अवली के जो गुच्छे हैं वो भी लटक गए हैं। अब लहले पालक, और खेतों में पालक लहलाने लगा है। महमे धनिया, और धनिये की जो खुशबू है वह भी चारों ओर महकने लगी है। अर्थात खेतों में पालक और धनिया पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, उनकी जो खुशबू है वो चारों ओर फैल रही है। लौकी और सेम फली फैली, इसी प्रकार जो लौकी की जो बेल है वो भी फैल रही है, और उन बेलों में सेम की फलियां भी झूल रही है। अर्थात लौकी, सेम, फली ये सब भी तैयार हो गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, इसी प्रकार मखमल की तरह जो मुलायम टमाटर हैं वो भी पककर कैसे हो गए हैं,
लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और यहाँ कवि ने जो मिर्च है वो भी पक्के तैयार हो गई हैं। तो उन मिर्चों को कवि ने यहाँ क्या बताया है, हरी थैली ऐसी लग रही है। जो मिर्चों के अंदर जो बीज होते हैं तो वो बिल्कुल पक्का तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पकी हुई जो मिर्चों को कवि ने बीजों से भरी हुई हरी थैली के समान बताया है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, पहले जो हमने पद्यांश पढ़ा था उसमें कवि ने जो मटर थी, मटर को भी उन्होंने बीज लड़ी है ना, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, तो उन्होंने मटर को भी बीजों से भरी हुई थैली बताया था। यहाँ कवि ने हरी मिर्चों को थैली के समान बताया है। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। पीले मीठे अमरूदों में बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरेखाव पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। हाँ बच्चों, कवि ने यहाँ पर जो गंगा तट है, गंगा तट की जो भूमि है, कवि ने उसका सुंदर वर्णन किया है। पहले पदों में कवि ने फसलों की खेती का वर्णन किया था, फिर उसने गांव की संस्कृति में जो बाग बगीचे हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। अब कवि यहाँ पर गंगा तट की जो भूमि है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जो गंगा की जो रेती है वो कैसी है, भालू के सांपों से। तो जो गंगा की रेती पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, तो उस रेती पर वो रेती कैसी हो जाती है, सतरंगी। तो उस सतरंगी रेती पर ऐसा लग रहा है भालू के सांपों से अंकित, की जो भालू है उसके सांप बन गए हो। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो कि जो रेतियां है कैसी हो गई है, जैसे कि भालू के सांप लहला रहे हो। तो यहाँ कवि ने रेती को किसके समान बताया है, भालू के सांपों के समान बताया है। तो उस रेती पर जब सूर्य की सतरंगी किरणें पड़ती है तो वो रेती हमें कैसी लगती है, भालू के सांपों के समान। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और सुंदर लगती, और इस गंगा तट के चारों ओर जो सरपत छाई हुई है, अर्थात घास पात के जो तिनके हैं चारों ओर जो छाए हुए हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के तट पर तरबूजों की जो खेती हो रही है वो भी मन को मोहित करने वाली है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। आगे कवि कहते हैं कि जो गंगा के पानी में, जल में जो बगुले हैं तो वो ऐसे लग रहे हैं, जो बगुला है वो अपनी एक पैर को उठाकर सिर खुजलाते हुए, उंगली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तो वो अपनी एक पैर को उठाते हुए सिर को खुजला रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कलगी संवारते हैं कोई, जैसे कि वो कंघी से अपने बालों को संवार रहे हैं। ठीक है बच्चों, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। आगे कवि कहते हैं तिरते यानी तैरता हुआ, तो जो चलायमान पानी का जो प्रवाहमान चला हुआ है, एक होता है स्थिर पानी, एक होता है चलायमान पानी। तो जो पानी का जो प्रवाहमान पानी है उसमें कहीं तो सुरखाव तैर रहे हैं। सुरखाव कौन होता है बच्चों, सुरखाव एक चक्रवात पक्षी होता है। तो उस तिरते जल में कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिसकी चक्रवाहक पक्षी तैर रहा हो, और पुलिन पर मगरोटी सोई, और कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नदी किनारे कोई मगरोटी एक विशिष्ट प्रकार की चिड़िया होती है, तो वो उस नदी के किनारे वह जो चिड़िया है ऊँघती हुई सी, सोती हुई सी दिखाई दे रही है। बच्चों, यहाँ कवि ने गंगा तट के किनारे जो
जीव जंतु जो पाए जाते हैं, पक्षी है, उनकी शोभा का वर्णन किया है कवि ने। और यहाँ जो कवि ने जो गंगा की रेती है उसको कैसा बताया है, बालू के सांपों के समान बताया है। आगे की हम लोग पंक्तियां पढ़ेंगे। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियाली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलव नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब बच्चों, यहाँ कवि ने जो गांव में रात्रि का समय होता है तो वहां की सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया है। और कवि की जो हरियाली है, गांव की जो हरियाली है, उसके बारे में कवि उपमा देते हुए कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। कि जो यहाँ की हरियाली है, गांव की संस्कृति है, गांव की संस्कृति के बारे में कवि आगे पद्यों में आपको बता चुके हैं। यहाँ की जो खेतों में फसल लहरा रही है, बाग बगीचों में, पेड़ों में फल फूल लहरा रही है, सब्जियां पक चुकी हैं। तो इस प्रकार चारों ओर जो बासंती मौसम छाया हुआ है, तो उस मौसम से जो हरियाली है वो कैसी लग रही है, हसमुख है, यानी कि प्रसन्न है, वो खुश है। तो हसमुख हरियाली, तो यहाँ कवि ने हरियाली को कैसा बताया है, हसमुख है। तो हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए हुए। हिम आतप अर्थात जो सर्दी की धूप होती है, बसंती मौसम जब आता है तो उस समय सर्दी का मौसम जाने को होता है, तो यहाँ हल्की सी सर्दी भी रहती है। तो कवि कहता है कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए हुए। तो इस समय ऐसा लग रहा है जो हरियाली है, सुख से उसको चारों ओर से ऐसी प्रसन्नता है, खुशी है, तो वह अलसाई सी हुई, आलस से भरी हुई सोई सी प्रतीत हो रही है। भीगी अंधियाली में निशिकी, और अंधियाली रात्रि में, जो रात्रि है, निशी है, वो कैसी है, अंधेरे से भीगी हुई है, यानी कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तारक सपनों में से खोई, और ऐसा लग रहा है जो हरियाली है वो कैसी लग रही है, तारक, यानी कि इस अंधियारी रात्रि में वो तारों के सपनों में खोई हुई है। मरकत डिब्बे सा खुला गांव। अब यहाँ कवि ने गांव को कैसा बताया है, मरकत डिब्बे, मरकत पन्ना होता है, तो यहाँ की कीमती को, मरकत नाम का कीमती रत्न होता है। तो जो कीमती, तो गांव को यहाँ कैसा कहा है, कीमती रत्न के समान गांव है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली है, खेती है, फसल पककर तैयार हो गई है, पेड़ों में फल फूल आ गए हैं, तो चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। तो इसलिए ये हरियाली को जो प्रति गांव है वो कवि ने कैसे बताया, मरकत के समान, यानी पन्ने के रत्न के समान बताया है। किसको, गांव को। तो मरकत डिब्बे सा खुला गांव, ये जो गांव है वो पन्ने के रत्न के जैसा खुला हुआ है, यानी कि चारों ओर कीमती रत्न फैले हुए हैं। जो हरियाली है, वहाँ की संस्कृति है गांव की, तो उसको कवि ने कीमती पन्ने के रत्न के समान बताया है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, तो उस हरियाली पर जो नीला आकाश है वो चारों ओर से आच्छादित है, घिरा हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि आगे कहते हैं कि जो यहाँ की जो अंक में शोभा युक्त जो गांव है, अंक में, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी शोभा से युक्त जो गांव है, उसकी छटा को देखकर, उसके दृश्य को देखकर निज शोभा से हरता मन, इस बासंती मौसम में लोगों का मन हरने वाला है। तो इस बासंती मौसम में जो गांव है अपनी शोभा से, हरियाली भरी प्रकृति से सब लोगों के मन को हर रहा है, सब लोगों के मन को खुश कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ कवि ने कुल मिलाकर अपनी पूरी कविता में, ग्रामश्री जो कविता उन्होंने की है उसमें फसल संस्कृति का
गांव की संस्कृति कैसी होती है, फसलों वाली होती है। तो यहाँ फसल संस्कृति का उन्होंने वर्णन किया है, किस प्रकार फसलों में खेतों में जो फसलें हैं तैयार हो चुकी हैं, बाग बगीचों में फल फूल तैयार हो चुके हैं। तो इन फसलों को, इन फलों फूलों को वो कवि ने कैसा बताया है, पन्ने के रत्न के समान कीमती बताया है। और फिर इसको कवि ने यहाँ की शोभा को, गांव की शोभा को, मन को हरने वाला बताया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।